हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर अध्ययन करेंगे जिसका नाम है अध्यारोपण सिद्धांत, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं और जेईई नीट में पूछे जाते हैं। जिस पर आज हम कुछ क्वेश्चनों को बोर्ड से लेकर हम जेईई नीट तक क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। और इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इस वीडियो को देखने से पहले सभी विद्यार्थी जितने प्रीवियस वीडियो डाले गए हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। उसके बाद इस वीडियो को देखें तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का अध्ययन करते हैं अध्यारोपण सिद्धांत का। अध्यारोपण सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन। यहाँ से जब भी हम प्रीवियस कुछ वीडियो में कूलाम के नियम का अध्ययन किए हैं, जो कूलाम का नियम होता है वह केवल दो बिंदु आवेशों के लिए या दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। जब कोई भी निकाय दिया गया हो उसमें दो या दो से अधिक आवेश दिए गए हों तो वह कूलाम के नियम के लिए वैलिड नहीं होता है। तो वहाँ पर हमें लगाना पड़ता है अध्यारोपण सिद्धांत। केवल कूलाम के नियम केवल दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है। हम अध्यारोपण सिद्धांत को समझते हैं। हम मान लेते हैं किसी भी निकाय के अंदर दो या दो से अधिक आवेश है। Q1 है, एक Q2 है, एक Q3 है, एक Q4 है, एक Q5 है, एक Qn है। तो Q2 इस पर एक बल लगाएगा और वह बल हो जाएगा F12। इसका मतलब आवेश 2 के द्वारा आवेश 1 पर लगाया गया बल F21 और F12, इसका मतलब 2 के द्वारा 1 पर लगाया गया बल। 3 भी एक इस पर बल लगाएगा, हो जाएगा F31। 4 भी इस पर बल लगाएगा, ये हो जाएगा F14। 4 के द्वारा 1 पर ये हो जाएगा F13। 3 के द्वारा 1 पर लगाया गया, ये 14। 4 के द्वारा 1 पर लगाया गया। 5 भी इस पर एक बल लगाएगा, ये हो जाएगा F15, मतलब आवेश 5 के द्वारा आवेश 1 पर लगाया गया बल। इसी प्रकार से N वह आवेश इस पर एक बल लगाएगा, हो जाएगा F1N। इसका मतलब सभी आवेशों के द्वारा 1 पर बल लगाया जा रहा है। तो यहाँ से हम परिभाषित कर सकते हैं, किसी पूरा निकाय था Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Qn, उसमें किसी निकाय के अंदर उपस्थित किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण के कारण कार्य करने वाले परिणामी बल क्या होते हैं, उस पर कार्य करने जो परिणामी बल होता है वो सभी बल सदिश योग के बराबर होते हैं। क्या कहेंगे, किसी निकाय में उपस्थित यदि किसी निकाय में दो या दो से अधिक आवेश उपस्थित हैं तो उस निकाय में किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेश के द्वारा कार्य करने वाला वैद्युत बल का जो योग होता है उस बिंदु पर कार्य करने वाले परिणामी बल के सदिश योग के बराबर होता है। हम मान लेते हैं कोई एक निकाय है जिसके अंदर बहुत सारे आवेश अर्थात Q1, Q2, Q3, Q4 Qn। तो Q मतलब 1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल, 3 के द्वारा लगाया गया बल, Q4 द्वारा लगाया गया बल, Q5 द्वारा लगाया गया बल, Qn द्वारा लगाया गया बल का जो बीजगणितीय योग होगा वह Q1 के परिणामी बल के योग क्या हो जाएगा, बराबर होगा। हम परिभाषित कर सकते हैं, यदि किसी निकाय के अंदर बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं तो उस निकाय के अंदर उपस्थित किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण कार्य करने वाले परिणामी बल का सदिश योग उस बिंदु पर कार्य करने वाले परिणामी बल के योग के बराबर होता है। हम लिखेंगे, इस नियम के अनुसार यदि किसी निकाय में अनेक
आवेश हों या निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना हो तो उसमें किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण कार्यरत परिणामी बलों का सदिश योग उस बिंदु पर कार्यरत बल के बराबर होता है अर्थात हो जाएगा F1 नेट, मतलब आवेश 1 पर कार्य करने में जो नेट फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा F12 2 के द्वारा लगाया गया बल, F13, F14, F15 प्लस डॉट प्लस हो जाएगा F1n। ये क्या हो जाएगा, यही क्या है आपका अध्यारोपण सिद्धांत है। क्या कहेंगे, यदि किसी निकाय के अंदर, यदि कोई निकाय है उसके अंदर बहुत सारे आवेश हैं या अनेक आवेश हैं, तो उन सभी आवेशों में से किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों का कार्य करने वाले परिणामी बल का जो सदिश योग हो जाएगा उस बिंदु पर कार्यरत बल के योग क्या होता है, बराबर होता है। यही क्या है, अध्यारोपण सिद्धांत है। तो हम इस पर बोर्ड लेवल से जेई लेवल तक, हम नीट लेवल तक कुछ क्वेश्चन को समझते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जो बहुभुज से संबंधित क्वेश्चन है। पहला हो जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज ABC है जिसकी भुजाएं L हैं। A पर आवेश Q, ABC पर आवेश Q पर स्थित है, तो C पर FC नेट अर्थात C पर कार्य करने वाला परिणामी बल की गणना हमें करनी है। हमें जो लोग समझते हैं C पर कितना परिणामी बल कार्य करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, पहले A जो है, A C पर एक बल लगाएगा, क्योंकि इस पर भी Q गुलाम का आवेश है, इस पर भी Q गुलाम का आवेश है। अगर सजातीय और रिपल्सन फोर्स, इसको मतलब Q अगर C पर एक बल लगाएगा उसको रिपल कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा, अर्थात ये जो बल लगेगा FCA, अर्थात A के द्वारा C पर लगाएगा, A के द्वारा C पर लगाया बल। उसी प्रकार से B भी C पर एक बल लगाएगा, वो बल हो जाएगा FCB, अर्थात B के द्वारा C पर लगाया गया बल, अर्थात हो जाएगा FCB, अर्थात यहाँ से हो जाएगा B के द्वारा C पर लगाया गया बल। ये क्या, FCA, अर्थात A के द्वारा C पर लगाया गया बल। हम इन दोनों का वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो यहाँ सोल्यूशन हो जाएगा FCA, FCB लिखिए, FCB मतलब B के द्वारा C पर कार्य करने वाला बल किसके नियम का कार्य, कूलाम के नियम होता है K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर हो जाएगा। तो जो K B के द्वारा C पर, इस पर भी आवेश Q, इस पर भी आवेश Q है, Q1 के यहाँ पर Q1 का वैल्यू Q है, Q2 का वैल्यू Q है, तो हो जाएगा Q स्क्वायर, और R का जो वैल्यू है वो हो जाएगा L स्क्वायर, K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर, FCB। ये क्या हो जाएगा, न्यूटन। समीकरण इसी प्रकार से हो जाएगा, इसी प्रकार से हो जाएगा FCA अर्थात A के द्वारा C पर कार्य करने वाला बल कूलाम के नियम से K Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा R स्क्वायर, हो जाएगा K Q1 का मान भी क्या है Q है, Q2 का मान भी Q है, बटे R स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा K Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर, R का वैल्यू हो जाएगा L स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा FCA न्यूटन। समीकरण 2 हो जाएगा। हम देखेंगे समीकरण 1 बराबर 2। समीकरण 1 और 2 को देखने के बाद ये पता चल रहा है कि
सी ए इक्वल्स टू एफ सी बी, दोनों का मान बराबर है, इसको हम क्या मान लेते हैं, एफ मान लेते हैं, और इसका जो वैल्यू है के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 को देखने के बाद यही स्पष्ट हो रहा है कि दोनों का जो मान है वो दिशा भले चेंज है लेकिन जो परिमाण है वो समान है। यहाँ पर अब देखेंगे, जैसे यदि किसी एक बिंदु पर कार्य करने वाले दो बलों का परिमाण जो होता है समान होता है, किसी एक बिंदु पर कार्य करने वाले जो दो बलों का यदि परिमाण समान होता है तो उन दोनों बलों का परिणामी जो होता है उसके मध्य बिंदु से होकर जाता है। उन दोनों बलों के जो परिणामी उनको दोनों बलों का जो परिणामी होगा उन दोनों के मध्य से होकर जाएगा। अर्थात यहाँ से जो ए बल इस साइड जा रहा है, ए बल इस साइड जा रहा है, तो इस बिंदु सी है, तो इन दोनों बलों का जो परिणामी हो जाएगा इसके मध्य से होकर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 60 अंश कोण है, ये भी क्या हो जाएगा 60 अंश कोण हो जाएगा, तो ये 30 अंश का हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 30 अंश का हो जाएगा, यह एफ नेट हो जाएगा। तो लिखेंगे यदि किसी एक बिंदु पर अन्य दो बिंदु आवेश के कारण कार्य करने वाले परिणामी बल आपस में बराबर हो तो उनका परिणामी उन दोनों बलों के मध्य से होकर गुजरेगा। अर्थात हम लिखेंगे इस प्रकार से है, ये हो जाएगा एफ सी बी है, ये क्या है एफ सी ए है, ये दोनों बल हो जाएंगे एफ सी ए इक्वल्स टू एफ सी बी का जो परिमाण आपस में समान है, इसलिए इन दोनों का ये 60 अंश कोण है, तो इन दोनों का जो परिणामी होगा एफ नेट इनकी मदद से होकर गुजरेगा, अर्थात 30 अंश से और 30 अंश इस प्रकार से गुजरेगा। तो एफ नेट गणना हम करेंगे। एफ नेट हमने 11th में सदिशों के अंदर पढ़ा कि दो सदिशों कैसे जोड़ा जाता है, वो किस प्रकार से जोड़ते हैं हम, हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट में एफ सी ए स्क्वायर प्लस एफ सी बी स्क्वायर प्लस 2एफ सी ए इंटू एफ सी बी हो जाएगा कॉस। ये थीटा जो है ये संपूर्ण एंगल है, तो यहाँ से हो जाएगा एफ सी ए स्क्वायर, एफ सी बी का वैल्यू एफ है, तो यहाँ से हो जाएगा एफ स्क्वायर हो जाएगा प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ इंटू हो जाएगा यहाँ से cos 60 अंश, ये वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60 अंश का मान होता है 1/2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट में 3f स्क्वायर, ये हो जाएगा जब बाहर हो जाएगा रूट में 3f नेट 4 से आ गया, जहाँ पर ए न्यूटन हो जाएगा। हम इसका और वैल्यू रखना चाहेंगे तो हो जाएगा एफ नेट फोर्स बराबर हो जाएगा एफ का वैल्यू जो है के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर हो जाएगा रूट में 3 न्यूटन। ये आपका आंसर। क्यू का मान रखना चाहें 1/4 पाई एप्सिलॉन, अगर निर्वात है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था, किसके आधार पर था, जो कि अध्ययनों पर सिद्धांत पर था। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपके जेईई में पूछे जाते हैं, नीट में पूछे जाते हैं और आपके बोर्ड लेवल हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप वीडियो देखना शुरू करें तो आप पूरा वीडियो देखें। आप के अंदर जितना डेटा रहेगा आप 60 वीडियो निकाल देते हैं या अन्य भोजपुरी गाने में निकाल देते हैं, इसलिए आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप कोई चीज़ यूट्यूब पर डालेंगे, ABCD डालेंगे, तो आपको XYZ ज़रूर दे देगा वो, जिससे वो आपका हानि ही हो रहा है। अभी तो जब आप वीडियो को देखेंगे इससे आपका फ़ायदा होगा, जो आपके लिए नीट और जेईई के लिए बहुत लाभदायक होगा, या फिर तो ये बोर्ड के लिए भी लाभदायक होगा। आप जितना इस पर वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ये लाभदायक होगा। वीडियो जितना बार देखेंगे, बार देखेंगे, उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा, जिससे हर बार देखने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। इसलिए जब भी कोई कार्य कर रहे हैं तो आप ईमानदारी के साथ करें। आप इन चीज़ों को समझें कि माँ बाप, अगर हम लोग मोबाइल में अगर डेटा आ रहा है तो माँ बाप की ये कमाई है,
उनके वो हम लोगों से ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं। जितना हम लोग सोचते हैं कि कल के हम टीचर बन जाएंगे, वो उससे भी ज़्यादा उम्मीद करते हैं। इसलिए आप झूठी मेहनत ना करें, जब भी मेहनत करें उसको ईमानदारी से करें, उनके भी सपनों को साकार करें और साथ ही साथ हम अपने भी सपनों को साकार करें। इसलिए हम दूसरे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इसको हम एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा यल है, ए बी सी है। प्रत्येक पर क्या रखा गया, क्यू गुलाम का आवेश रखा गया है। तो बिंदु सी पर उपस्थित क्यू गुलाम के आवेश पर कार्य करने वाला बल, तो ए भी सी पर एक बल लगाएगा, वो क्या है, एफ सी ए। बी भी सी पर लगाएगा, वह एफ सी बी, अर्थात बी के द्वारा सी पर लगाया गया बल, अर्थात ए के द्वारा सी पर लगाया गया बल। एफ सी बी क्या हो जाए, कूलाम की के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो Q1 Q2 को परिमाण आपस में बराबर इसलिए Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर वैल्यू एल स्क्वायर है। इसी प्रकार एफ सी ए भी निकाल लेते हैं के Q स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। दोनों का मान समान आ गया। तो दोनों का मान समान, जिस किसी एक बिंदु पर यदि किन्हीं दो अन्य बिंदु आवेश होकर कार्य करने वाले बलों का जो परिमाण होता है अगर समान होता है तो उन दोनों बलों का जो परिणामी होता है उसके मध्यबिंदु होकर जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, उसके मध्यबिंदु होकर गया। तो इन दोनों को हम 11th में पढ़ चुके हैं, सदिशों को कैसे जोड़ा जाता है। इन दोनों को हम जोड़ने के लिए क्या करेंगे, या फिर अंडर रूट एफ स्क्वायर सी ए, एफ स्क्वायर सी बी प्लस 2 एफ सी ए वैल्यू रख दिए। पूरा एंगल कितना है, 60 अंश, यहाँ पर 60 अंश, जो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 से कैंसिल, 2 एफ स्क्वायर हो जाएगा √3 एफ स्क्वायर हो जाएगा, या बाहर निकल एफ √3। जो एफ का वैल्यू है वो आप लिख सकते हैं के Q स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। और के का मान रखना चाहते हैं क्योंकि के जो है समानुपातिक नियतांक जो माध्यम पर निर्भर करता है, के का जो वैल्यू है वो 1/4 पर एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की वैल्यूशीलता। अगर माध्यम निर्वात है तो हो जाएगा के का वैल्यू 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा Q स्क्वायर बाई एल स्क्वायर √3 न्यूटन हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं इसी आधार पर। जो समबाहु त्रिभुज हमने प्रयोग किया, यहाँ पर क्या था, तीनों धनात्मक आवेश थे। आप इसमें तीनों को ऋणात्मक भी ले सकते हैं, किसी एक को धनात्मक किसी दो को ऋणात्मक ले सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन लगा सकते हैं। हम दूसरे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से इसी प्रकार के क्वेश्चनों को। एक समबाहु त्रिभुज है, यहाँ से ए बी सी, यहाँ से हम क्या कर दिए, सी पर एक माइनस क्यू गुलाम का आवेश रख दिए, बी पर क्यू गुलाम का आवेश और ए पर भी क्यू गुलाम का आवेश। तो हो जाएगा एफ हो जाएगा सी नेट फोर्स। हमें सी पर क्या ज्ञात करना है, नेट फोर्स। लेकिन सी पर इस स्थिति में क्या है, सी पर आपका माइनस क्यू गुलाम का आवेश रखा गया है। माइनस क्यू रखा जाए प्लस क्यू रखा जाए, आपका वैल्यू वही आना है। आपका जो आंसर आने वाला परिणामी बल हो जाएगा सी पर 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई एल स्क्वायर √3, या एफ सी नेट पर आना के Q स्क्वायर बाई एल स्क्वायर आपका हो जाएगा √3, या ऐसा आ जाएगा एफ √3 आ जाएगा, आएगा वही, लेकिन दिशा चेंज हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, दिशा चेंज हो जाती है। हम यहाँ समझते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, ए के द्वारा अगर ए सी पर एक बल लगाएगा तो ये जो उसको खींचने का प्रयास करेगा, क्योंकि क्या है ये माइनस क्यू प्लस क्यू के मध्य कौन सा बल कार्य करता है, ये विजातीय आवेशों के मध्य क्या कार्य करेगा, आकर्षण बल। तो यहाँ से क्या करेगा, ये जब सी पर ए बल लगाएगा तो सी को खींचने का प्रयास करेगा, अर्थात सी पर लगाया गया बल क्या हो जाएगा एफ सी ए। ये कौन सा बल होगा, वैद्युत बल, आकर्षण बल की प्रकृति हो जाएगी। यहाँ से बी भी इस पर लगाएगा तो उसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एफ सी बी हो जाएगा। अब इन दोनों का जो परिणामी बल होगा, पहले ये चेक करना पड़ेगा। परिणामी बल हम तभी क्लियर कर पाते हैं कि उसके मध्य बिंदु होगा जाएगा जब उस पर कार्य करने वाले, किसी बिंदु पर कार्य करने वाले अन्य आवेशों का जो दो बल कार्य करता है उसका जो परिणामी होता है, उसका जो परिमाण होता है वो अगर समान आ जाता है तो कहेंगे उन दोनों कार्य करने जो परिणामी बल की दिशा हो जाएगी उसकी मध्य बिंदु से होकर जाती है। तो यहाँ से हो जाएगा सोल्यूशन। तो लिखेंगे हम एफ सी बी, अर्थात बी के द्वारा सी पर कार्य करने वाला बल हो जाएगा कूलाम के नियम से के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा Q1 का मान इस पर माइनस क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू, तो हो जाएगा के क्यू बटे आर स्क्वायर। यहाँ पर माइनस आपका माइंड होगा सर आपने माइनस क्यों नहीं रखा, माइनस मेरे प्यारे बच्चों केवल दिशा को बता रहा है। अगर यही माइनस ना होता तो हम कैसे क्लियर कर पाते, इधर आकर्षण बल लग रहा है, ये माइनस वजह माइनस के कारण ही ये प्लस ये माइनस है, ये प्लस और ये माइनस है, ये बता रहा है कि विजातीय आवेश है और विजातीय आवेशों के मध्य कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण। इसका मतलब माइनस जो इंडिकेट करता है वो केवल किसको बताता है, प्रकृति को बताता है, अर्थात वैद्युत बलों की प्रकृति को बताता है कि वैद्युत बल कैसा है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल है। तो यहाँ से हो जाएगा एफ सी बी इक्वल टू हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा न्यूटन। ये हो जाएगा समीकरण 1। इसी प्रकार हो जाएगा, इसी प्रकार हम इसको लिख सकते हैं एफ सी ए इक्वल टू हो जाएगा
इसका मतलब FCA ए के द्वारा सी पर लगाया गया वैद्युत बल हो जाएगा कूलम के नियम से या कूलम के नियम से Q1 Q2 बटे हो जाएगा R स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा FCA इक्वस टू के Q1 का मान भी Q है, Q2 का मान भी Q है, Q बटे R स्क्वायर वैल्यू L स्क्वायर। FCA इक्वस टू लिखेंगे के Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर हो जाएगा न्यूटन। समीकरण 2 हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा FCA इक्वस टू हो जाएगा FCB का जो वैल्यू आ रहा है दोनों का मान समान आ रहा है इसलिए F बराबर हो जाएगा के Q स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा L स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, बिंदु C पर कार्य करने में दोनों बलों का जो परिमाण है वो आपस समान है, इसलिए इन दोनों बलों का जो परिणामी होगा इन दोनों बलों के मध्य बिंदुओं से होकर जाएगा। इसलिए यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, ये कार्य कर रहा है FCA और ये है FCB है। तो ये जो एंगल है 60 अंश का है, तो यहाँ से हो जाएगा FCB इक्वस टू FCA इक्वस टू हो जाएगा F। तो इन दोनों को बलों का जो वैल्यू आ रहा है वो समान है, इसलिए जो परिमाण होगा इसके मध्य बिंदु से होकर जाएगा। तो हमें F नेट ज्ञात करना है, तो F नेट हो जाएगा। तो हम सदिशों को कैसे जोड़ा तो उसके नियम से लिखेंगे F नेट इक्वस टू हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा F हो जाएगा F स्क्वायर CB प्लस F स्क्वायर हो जाएगा CA प्लस हो जाएगा 2 FCA FCB हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ से लिखेंगे हम हो जाएगा F स्क्वायर प्लस हो जाएगा F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F हो जाएगा cos 60 अंश। इसको लिखेंगे हम 2F स्क्वायर हो जाएगा 2F स्क्वायर हो जाएगा cos 60 अंश का वैल्यू हो जाएगा 1/2, इससे से कैंसिल हो जाएगा 2F स्क्वायर F स्क्वायर ये हो जाएगा रूट में 3F स्क्वायर इक्वल हो जाएगा F रूट 3। यही आपका बिंदु C पर कार्य करने वाला परिणामी बल है। आप लिख सकते हैं यहाँ से F नेट इक्वल टू F का वैल्यू के Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर रूट में 3 न्यूटन। इसको ऐसे लिख सकते हैं। यदि निर्वात में होगा तो F नेट इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर रूट में 3 न्यूटन। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पहले ही बताया कि ये समबाहु त्रिभुज है, चाहे आप सभी पर ऋणात्मक आवेश रख दें, चाहे सभी पर धनात्मक आवेश रख दें, चाहे 2 धनात्मक 1 ऋणात्मक आवेश रख देते हैं, तो सभी का जो परिमाण आना है वह F रूट 3 आना, बस उसकी दिशा क्या होती है, चेंज होता है। इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। किसी एक बिंदु आवेश पर अन्य 2 आवेशों का कार्य करने जो परिणामी बल है, यदि उसका मान बराबर आ रहा है तो उन दोनों बलों का जो परिणामी होगा, परिणामी दिशा हो जाएगी उन दोनों बलों के मध्य बिंदु से होकर जाती है। हमें उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। हम अभी तक त्रिभुज का प्रयोग किए, अब हम वर्ग का प्रयोग करते हैं और वर्ग के किसी एक कोने पर उपस्थित आवेश पर अन्य आवेशों पर कार्य करने वाले बल की गणना करते हैं। यहाँ से एक वर्ग लेते हैं, एक वर्ग हम वर्ग का प्रयोग करते हैं। ये हो जाएगा A B C D। इस पर हम समान परिमाण के आवेश Q Q Q Q रखते हैं, तो लिखेंगे F V नेट फोर्स। इस पर हमें B पर नेट फोर्स कितना लग रहा है उसको ज्ञात करना है। इसका मतलब A B पर एक बल लगाएगा, वो कौन सा बल लगाएगा, F V A। C पर भी एक बल लगाएगा, C B पर एक बल लगाएगा, वो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा V C। और D B पर एक बल लगाएगा, वो बल हो जाएगा यहाँ से F V D। इस प्रकार के बल लग रहे हैं, मतलब D भी B पर बल लगाएगा रिपल्सन फोर्स की सजातीय आवेश है, और C भी B पर बल लगाएगा रिपल्सन फोर्स प्रतिकर्षण जो वैद्युत बल का प्रतिकर्षण बल लगाएगा। A भी B पर जो बल लगाएगा वो भी प्रतिकर्षण बल होगा। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, बिंदु B पर 3 प्रकार के बल का तीनों बलों का हम गणना करते हैं। ये एक वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजाएं क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। यहाँ से हमें A से B और C से B की दूरी पता है, लेकिन D से B की दूरी पता नहीं है। ये 90 अंश हो जाएगा। लिखेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो जाएगा समकोण त्रिभुज DAB में
समकोण त्रिभुज डी ए बी में हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा डी बी बराबर अंडर रूट में हो जाएगा डी ए का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा डी ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये डी बी इक्वल टू हो जाएगा रूट में हो जाएगा 2a स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए रूट में 2। ये जो वैल्यू आया ये आ गया ए रूट में 2। तो यहाँ से ए क्या आपका आ गया, बिगड़ आ गया, यहाँ से हो जाएगा ए रूट 2 आया। अब बल का हम मान निकालते हैं, हो जाएगा एफ बी ए, इसका मतलब ए के द्वारा बी पर लगाया गया बल। यहाँ से हो जाएगा एफ बी ए, इसमें थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा ए के द्वारा बी पर कार्य करने वाला वैद्युत बल हो जाएगा कूलम के नियम से के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ए बी पर लगा रहा है, इसका मतलब दोनों का जो परिमाण समान है, इसलिए हो जाएगा यहाँ से के Q1 का मान भी Q, Q2 का मान भी Q स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। आर का वैल्यू क्या है, ए है, ए स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या आ गया, एफ बी ए, समीकरण 1 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ निकालते एफ बी सी, इसका मतलब बी के द्वारा सी के द्वारा बी पर लगाया गया बल हो जाएगा के Q1 Q2 बटे आर। इसको दोनों का जो परिमाण है, यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है, हो जाएगा के Q1 का मान Q, Q2 का मान Q स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। आर का वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर एफ वी सी। ये समीकरण क्या हो जाएगा, 2। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, एफ बी ए इक्वल टू एफ बी सी इक्वल टू हो जाएगा एफ इक्वल टू हो जाएगा के Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर न्यूटन। यहाँ समीकरण 1 और 2 को देखने के बाद ये स्पष्ट हो जा रहा है कि बिंदु बी पर ए और सी के कारण कार्य करने वाले जो परिणामी बल का मान है वे दोनों आपस में समान है। इसलिए इन दोनों बलों का, हमने पिछले क्वेश्चन बताया, यदि किसी एक बिंदु पर अन्य दो आवेशों का जो बल कार्य करता है, यदि उसका जो परिमाण होता है वो आपस में समान होता है, तो उस बिंदु पर दोनों आवेशों का कार्य करने वाले परिणामी बल की जो दिशा हो जाएगी उन दोनों आवेशों की मध्य बिंदु से होकर जाएगी। अर्थात एफ बी सी एफ बी ए का जो परिणामी बलों का परिमाण आपस समान है, इसलिए इन दोनों का जो परिणामी होगा इसके मध्य बिंदु से होकर जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा। और यह बी डी के इसके लिए है आपका, एफ बी डी जो किसके लिए है आपका, डी के कारण बी पर कार्य करने वाला बल। हम निकालते हैं एफ यहाँ से हो जाएगा बी डी, अर्थात बी के द्वारा डी पर कार्य करने वाला बल कूलम के नियम से के Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा के, इसका वैल्यू Q है और Q2 का यहाँ बी पर उपस्थित वैल्यू Q है तो Q स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। आर का वैल्यू हो जाएगा ए रूट 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर पूरा। यहाँ से हम लिख सकते हैं के Q स्क्वायर बटे यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम के Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ से 1/2। ये जो वैल्यू है आप समीकरण 1 देखेंगे, यहाँ से एफ का वैल्यू के Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं इसका मान एफ तो हो जाएगा 1/2 इंटू एफ, यहाँ से हो जाएगा एफ बाई 2 न्यूटन हो जाएगा एफ बी डी। तो यहाँ पर दो बल कार्य कर रहे हैं, एक एफ नेट कार्य कर रहा है, एक एफ बी डी। जब किन्हीं दो बलों की दिशाएं आपस में समान हो, जब किन्हीं दो बलों की दिशाएं आपस में समान, जैसे इस पर ये कौन सा बल है आपका, एफ नेट है, और इस पर जो इस प्रकार से कार्य करने वाला बल है एफ बी डी है, दोनों की दिशाएं एक ही हैं, तो इस पर जो परिणामी बल की दिशा हो जाएगी, परिणामी बल जो होगा इस बल और इस बल के योग के बराबर हो जाएगा। अर्थात एफ नेट जो है और एफ बी डी की दिशाएं क्या आपस समान है, इसलिए इस पर जो कार्य का जो परिणामी बल एफ डैश नेट होगा इन दोनों योग के बराबर होगा। लिखेंगे यहाँ से बिंदु बी पर एफ नेट तथा एफ बी डी का
परिमाण यहाँ से बिंदु बी पर एफ नेट तथा एफ बी डी की दिशा एक ही दिशा एक समान है, अतः बी पर उनका परिणामी दोनों के योग के बराबर होगा, दोनों के योग के बराबर होगा। तो हो जाएगा यहाँ से एफ डैश नेट इक्वल टू हो जाएगा एफ, हो जाएगा यहाँ से एफ नेट प्लस एफ बी डी। यहाँ से हो जाएगा एफ नेट, हो जाएगा एफ नेट का जो वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि हमें परिमाण से मतलब है। यहाँ से हो जाएगा एफ, इसका एफ नेट का जो वैल्यू आया है एफ नेट का जो वैल्यू हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हम देख लेते हैं एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा एफ स्क्वायर बी ए प्लस एफ स्क्वायर बी सी प्लस हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा 2 एफ बी ए एफ बी सी हो जाएगा कास थीटा। अब यहाँ से देखेंगे इन दोनों, अब ए वाला जो वैल्यू है ये 90 अंश कोण हो जाएगा, तो ए बी सी सभी 90 अंश हो जाएगा, तो ये 45 अंश हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 अंश। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका वैल्यू एफ स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी एफ स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी एफ प्लस हो जाएगा 2f स्क्वायर, कास 45 अंश का मान होता है 1/√2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको, हो जाएगा एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा 2f स्क्वायर हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से कास 45 नहीं हो, कास 90 हो जाएगा, क्योंकि पूरा वैल्यू हमें लेना होता है। जब यहाँ पर हम इसका वैल्यू कास 90 लेंगे, कास 90 अंश, तो ये पूरा वैल्यू क्या है, कास 90 का मान 0 हो जाएगा, 2f स्क्वायर इंटू 0 बराबर 0 हो जाएगा, तो बचेगा रूट में हो जाएगा 2f स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा f√2 न्यूटन। तो ये वैल्यू आ गया, तो यहाँ से एफ नेट का वैल्यू जो हो जाएगा f√2 प्लस एफ बी डी का जो वैल्यू आया है हो जाएगा f/2। यहाँ से लिख सकते हैं एफ कॉमन हो जाएगा, लिखेंगे हम 1/2 प्लस रूट में 2 न्यूटन। यही क्या हो जाएगा, परिणामी बल का परिमाण हो जाएगा। इसको और हम लिखना चाहेंगे तो एफ नेट और हो जाएगा एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर 1/2 प्लस रूट में 2 न्यूटन। और इसको हम लिखना चाहेंगे तो एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर 1/2 प्लस रूट में 2 क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हम इस क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। एक वर्ग दिया गया है, वर्ग की प्रत्येक हम जानते हैं वर्ग दिया जिसकी भुजा A है कारक और प्रत्येक शीर्ष पर समान परिमाण के आवेश रखे गए हैं। तो बिंदु B पर कार्य करने में परिणामी बल गणना करनी है। तो हम बिंदु B पर थोड़ा सा इसका हम क्रियाविधि देखते हैं। बिंदु B पर C भी एक बल लगाएगा जो FBC हो जाएगा, बिंदु AB B पर लगाएगा जो FBA हो जाएगा और D भी उस पर बल लगाएगा FBD हो जाएगा। FBA और FBC को हमने ज्ञात किया यहाँ से, और FBA FBC का जो परिमाण आया कितना है, समान है KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। हम जानते हैं जब किसी एक बिंदु पर अन्य बिंदु आवेशों का कार्य करने में बल का जो परिमाण होता है समान होता है, तो उन दोनों बलों का उस बिंदु पर परिणामी जो होता है, परिणामी बल की दिशा होती है उन दोनों बिंदु के मध्य से होकर जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों परिणामी जो हो रहा है एफ नेट का मान है वो इनके मध्य से होकर गया, और मध्य से होकर गया अर्थात BD के संपाती BD के जिस वह किस पर गया, यहाँ जिससे होकर आपका BD गया था उसी से आपका एफ नेट होकर गया। तो एफ नेट की गणना हम कैसे करेंगे, जैसा कि सदिशों को जैसे जोड़ा जाता है वो एफ स्क्वायर BA प्लस एफ स्क्वायर BC प्लस 2FBA 2FBC कॉस, यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा। तो थीटा यहाँ पर कितना है, ये 90 अंश एंगल होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, शीर्ष अभिमुख कोण से 90 अंश, तो ये 45 अंश हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमें पूरा एंगल लेना, तो जब काश 90 रखेंगे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, काश 90 इंटू 2f स्क्वायर 0 हो जाएगा। काश 90 का मान 0 होता है इसलिए पूरा 0 हो जाएगा। एफ स्क्वायर BC का मान f हो जाएगा तो एफ स्क्वायर BA का मान f, तो एफ स्क्वायर हो जाएगा बराबर हो जाएगा 2f स्क्वायर, या बाहर निकल जाएगा f√2 हो जाएगा। हम इसी प्रकार से यहाँ पर D के द्वारा B पर कार्य करने में परिणामी बल निकाले तो KQ1 Q2 बटे R स्क्वायर
Q1 का मान भी Q, Q2 का मान भी Q स्क्वायर और R का मान a√2 होल स्क्वायर, Q स्क्वायर पान a स्क्वायर 2 हो जाएगा। 1/2 बाहर कर दे k Q स्क्वायर बाई a स्क्वायर, यहाँ से k Q स्क्वायर बाई a स्क्वायर का मान f है, f रख दिया बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे f नेट, यहाँ से f नेट और यह BD की जो दिशा है एक समान है। जब एक ही बिंदु पर कार्य करने वाले दो बलों की दिशा आपस समान होती है तो उन दोनों बलों का जो परिणामी होता है उनके योग के बराबर हो जाता है। तो एफ नेट हो जाएगा बराबर एफ नेट डैश बराबर हो जाएगा एफ नेट प्लस एफ BD। एफ नेट डैश को बने f√2, f बाई 2, f कॉमन हो गया 1/2√2। यही बिंदु बी पर कार्य करने बल का क्या हो जाएगा परिमाण। इसको और लिखना चाहेंगे f का मान रख दे k Q स्क्वायर बाई a स्क्वायर, और अच्छे से लिखना चाहेंगे तो 1/4πε0 जो निर्वात के लिए हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, बोर्ड से लेकर जेई तक पूछे जाते हैं। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और अगले एक इसी प्रकार के और क्वेश्चन रखते हैं जिस पर हम 3 बिंदु आवेशों पर 3 वर्ग के तीनों कोनों पर हम एक समान परिमाण के आवेश को रखते हैं और चारों कोनों पर समान परिमाण के आवेश को रखेंगे। केवल एक कोने पर उसकी प्रकृति को चेंज कर देगा। तीनों कोने पर प्लस Q कूलाम का आवेश रख रहे हैं तो एक पर क्या रख देंगे हम माइनस Q कूलाम के आवेश को। हम देख लेते हैं यहाँ से, जैसे यहाँ पर दिया गया है एक वर्ग है, यहाँ से एक वर्ग दिया गया है ABCD, यहाँ से हो जाएगा ABCD। इस पर है Q कूलाम का आवेश, इस पर माइनस Q कूलाम का आवेश, इस पर Q कूलाम का आवेश, इस पर Q कूलाम का आवेश। हम मान लेते हैं F नेट B निकालना हमें, F नेट B ज्ञात करना हमें। तो बिंदु B पर हमें परिणामी बल ज्ञात करना है और B पर जो उपस्थित जो आवेश है वो क्या है, प्रकृति में सभी अन्य आवेश उस प्रकृति में विपरीत हैं। तो A इस पर एक बल लगाएगा, तो जब ये बल लगाएगा B को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा। इसका मतलब A इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसकी जो दिशा हो जाएगी, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, यहाँ जो दिशा हो जाएगी ये क्या हो जाएगा FVA, अर्थात हो जाएगा A के द्वारा B पर लगाया गया बल। अब C अगर B पर लगा, C भी जो C है वो भी B को खींचेगा, इसकी जो दिशा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी FCB, अर्थात B के द्वारा C पर लगाया गया बल। D अगर इस पर एक बल लगाएगा तो D भी क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे विजातीय आवेश, क्या हो जाएगा FBD। इस प्रकार से इतने बल इस पर कार्य कर रहे हैं। और A वाले जो दूरी हो जाएगी, अगर भुजाएं समान है A वाले जो दूरी हो जाएगी √2। अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में इसको बताए हैं, तो हम देख लेते हैं FBA क्या हो जाएगा कूलम के नियम से K Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से K Q1 Q2 का मान क्या हो जाएगा Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर, R का वैल्यू जो हो जाएगा A स्क्वायर। समीकरण एक बन जाएगा FBA हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लिखते हैं, इसी प्रकार से हो जाएगा FCB अर्थात B के द्वारा C पर कार्य करने वाले बल यानी कूलम के नियम से Q1 Q2 बटे R स्क्वायर हो जाएगा। K Q1 का मान Q है, Q2 का मान भी Q है बटे R का मान हो जाएगा A स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर हो जाएगा FCB, हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से हो जाएगा FCA बराबर FCB बराबर क्या हो जाएगा इन सभी बलों का जो परिमाण हो आपस में समान, अर्थात कितना है K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। हम जानते हैं जब किसी बिंदु पर अन्य दो आवेशों के कारण कार्य करने वाले बलों का जो परिमाण होता है वो समान होता है तो उसका जो परिणामी होता है उसके मध्य बिंदु से कहा जाता है। जैसे यहाँ पर कार्य कर रहा है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से ये क्या है आपका, यहाँ से हो जाएगा AF हो जाएगा FBA, ये क्या है आपका यहाँ से FCB। ये कितने अंश का एंगल है 90 अंश का। तो जो इन दोनों बलों का जो परिणामी बलों की दिशा हो जाएगी F नेट तो इनके मध्य बिंदु से होकर जाएगी। ये क्या हो जाएगा 45 अंश, ये क्या हो जाएगा 45 अंश। परिणामी जो हो जाएगा, अब परिणामी निकालते हैं और परिणामी कैसे निकलेगा, सदिश योग के नियम से हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा F नेट बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा F स्क्वायर AB हो जाएगा, ये F स्क्वायर हो जाएगा BA प्लस F स्क्वायर हो जाएगा CB, यहाँ से हो जाएगा प्लस हो जाएगा FBA यहाँ से हो जाएगा
बी सी क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पर 2 लग जाएगा। ये पूरा एंगल जो थीटा होता है ये पूरा एंगल लिया जाता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से एफ स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2f इंटू एफ हो जाएगा cos 90 अंश। cos 90 का मान 0 तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट हो जाएगा यहाँ से 2f स्क्वायर, या बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा एफ नेट हो जाएगा एफ रूट में 2 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आपका एफ इन दोनों का जो परिणामी बल है, ये आपका एफ बी ए एफ सी बी जो है, ये जो परिणामी बल है, इन दोनों का जो मान है समान आया है, तो इन दोनों बलों का जो परिणामी इन दोनों बलों से नई जो बल निकलेगा उसके ओ जो हो जाएगा ओ बल इन दोनों के मध्य बिंदुओं से होकर जाएगा, इन दोनों के मध्य बिंदुओं से, क्योंकि इन दोनों बलों का जो परिमाण आपस में समान है। यहाँ से इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार से हम निकालते हैं, इसी प्रकार से एफ बी डी निकाल लेते हैं, एफ बी डी। इसका तात्पर्य क्या हुआ, डी के द्वारा बी पर लगाया गया बल हो जाएगा के Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, के क्यू बटे आर का वैल्यू है ए रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा यहाँ से 2a स्क्वायर। एफ बी डी इक्वल टू हो जाएगा के हो जाएगा यहाँ से 1/2 हो जाएगा 1/2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। हम यहाँ से देखेंगे इसका जो वैल्यू आया है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का मान एफ है, तो यहाँ से लिखेंगे हम एफ बी डी इक्वल टू हो जाएगा एफ बाई 2, क्योंकि इसका मान एफ है, एफ पूरा 1 में करेंगे एफ बाई 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे अब यहाँ से देखेंगे बिंदु बी पर एफ नेट और एफ बी डी की जो दिशा है वह 1 है। यदि किसी बिंदु पर कार्यरत दो बलों का जो दो बल कार्य कर रहे हैं और उन दोनों बलों की दिशाएं एक ही दिशाओं में है, एक ही तरफ है, तो उनका क्या हो जाएगा योग। अतः बिंदु बी पर कार्यरत परिणामी बल एफ डैश नेट तो क्या हो जाएगा एफ डैश नेट इक्वल टू हो जाएगा एफ नेट प्लस एफ वी डी। एफ नेट का जो वैल्यू आया है वो एफ नेट का जो वैल्यू आया है वो आया है एफ रूट टू और एफ बी डी का एफ बाई 2 आया है। यहाँ से एफ हो जाएगा कामा रूट 2 प्लस 1/2 हो जाएगा। यही क्या है एफ डैश नेट का वैल्यू, अर्थात बी पर कार्य करने वाला परिणामी बल है। इसको लिख सकते हैं एफ डैश नेट इक्वल टू हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/2 हो जाएगा। इसको और हम लिख सकते हैं के क्या समानुपाती की नियतांक जिसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अगर एप्सिलॉन निर्वात है तो हो जाएगा यहाँ से एफ डैश नेट, अगर निर्वात माध्यम हो तो हो जाएगा के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/2 ए न्यूटन। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन आपको बताया। पहला क्वेश्चन जो बताया उस पर हमने चारों शीर्षों पर समान परिमाण के आवेश रखे और प्रकृति की भी समान रखे, लेकिन इस पर हमने परिमाण में समान सभी चारों शीर्षों पर समान परिमाण के आवेश रखा, लेकिन एक पर दिशा को हमने मतलब कि जो उसका प्रकृति चेंज कर माइनस क्यों रख दिया तो उस पर कार्य करने वाला बल निकाला। दोनों स्थितियों में चाहे परिमाण में समान प्रकृति में समान हो, चाहे परिमाण में समान प्रकृति में समान ना हो, दोनों स्थितियों में क्या है आपको जो परिणामी बल आ रहा है किसी एक बिंदु पर वो दोनों में क्या आ रहा है समान आ रहा है, अर्थात एफ नेट बराबर आ रहा है एफ रूट 2 प्लस 1/2। मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन जो आपको बोर्ड में पूछा जा रहा है और नीट में पूछा जा रहा है, जे में पूछा जा रहा है, इसलिए आपको इसको अच्छे तरीके से अध्ययन करना है। हम अब कुछ अगले क्वेश्चन तरफ नए टाइप क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। इसे नया क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ से नया क्वेश्चन है एक, हम मान लेते हैं यहाँ से एक वर्ग है, वर्ग के चारों कोने पर समान परिमाण के आवेश हैं, चारों कोने पर समान परिमाण के आवेश हैं। इसके मध्य बिंदु पर एक केवल क्यू कूलाम का आवेश रख दिया गया है, तो उस पर कार्य करने वाले परिणामी बल की गणना करनी है। एक वर्ग है, वर्ग के चारों शीर्षों पर समान परिमाण के आवेश रख दिए गए हैं। वर्ग के केंद्र पर एक केवल क्यू कूलाम का आवेश रखे हैं, उस केवल क्यू कूलाम के आवेश पर कार्य करने वाले परिणामी बलों की गणना करनी हमें। हम देखते हैं
क्वेश्चन को। अब ए इस बिंदु पर हम मानते हैं इसको ओ, इस पर ओ पर कैपिटल क्यू कूलाम का आवेश रखा गया है। एक ए इस पर कैपिटल क्यू कूलाम, वो भी सजातीय आवेश है, सजातीय आवेश तो उसको रिपल करेगा, तो वो बल हो जाएगा एफ ओ ए, अर्थात ए के द्वारा ओ पर लगाया गया बल। बी भी इस पर एक बल लगाएगा, उसको भी रिपल करेगा, ये कौन सा बल की दिशा हो जाएगी, एफ हो जाएगा ओ बी, अर्थात बी के द्वारा ओ पर लगाया गया। सी भी इस पर एक बल लगाएगा, सी की जो दिशा हो जाएगी, सी भी इस पर रिपल करेगा तो क्या हो जाएगा एफ ओ सी। डी भी इस पर एक बल लगाएगा, जो डी की दिशा हो जाएगी एफ ओ डी, अर्थात डी के द्वारा इस पर लगाया गया बल। यहाँ से हो जाएगा ए ए ए, सभी भुजाएं आपस में समान है, और ए वाला जो दूरी हो जाएगी हम देखेंगे, यहाँ से देखेंगे दूरी जो हो जाएगी, तो अगर हम निकालेंगे डी बी बराबर जो निकलता है, डी बी का जो वैल्यू आता है वो आता है, डी बी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से अगर निकालेंगे हम तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए डी का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा ए बी ए स्क्वायर हो जाएगा ए डी का जो वैल्यू है वो भी ए स्क्वायर हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम 2a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका ए रूट में 2। तो यहाँ से हो जाएगा, हमें निकालना क्या है, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी बराबर डी बी बाई 2 हो जाएगा। डी बी का जो वैल्यू है ए रूट 2 है, हम इसको 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, ये कैंसिल हो जाएगा ए बाई रूट में 2, अर्थात ओ से डी की दूरी, ओ से सी की दूरी, ओ से बी की दूरी, ओ से ए की दूरी, सभी आपस दूरियाँ क्या है, समान है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आप आवेशों का परिमाण भी समान, दूरियाँ भी समान, तो इसके द्वारा जो कार्य करने वाला बल है वो भी समान हो जाएगा। अर्थात लिखेंगे यहाँ से, अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ से हम देख भी लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा एफ ओ ए एफ ओ ए एफ ओ बी एफ ओ सी एफ ओ डी, क्या हो जाएगा, दूरी समान, आवेश समान, तो बल भी समान हो जाएंगे। तो हम इसको देख लेते कूलम के नियम से, एफ यहाँ से क्या हो जाएगा एफ ओ ए, ये जो दूरी है कितना आया ए बाई रूट 2, क्या हो जाएगा के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा, के Q1 का मान Q, Q2 का मान Q, Q स्क्वायर आर का मान है ए बाई रूट 2 पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा के Q स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा 2k Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए हो जाएगा न्यूटन। इसी प्रकार हो जाएगा एफ ओ बी के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा, तो Q1 का एफ ओ, यहाँ से ए ऐसा ना होकर के Q2 का मान कैपिटल Q हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल Q ऐसा, तो Q1 का मान एफ ओ बी के द्वारा ओ पर लगाया गया बल, बी पर क्या है Q है, और Q2 ओ पर क्या है Q है बटे आर का वैल्यू ए बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, इसे लिखेंगे हम के Q कैपिटल Q बटे हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यहाँ से 2k Q कैपिटल Q बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ ओ सी हो जाएगा के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से सी के द्वारा ऊपर लगाया गया बल के Q कैपिटल Q बटे आर ए रूट 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा के Q कैपिटल Q बटे ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यहाँ से 2k कैपिटल Q बटे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा एफ ओ डी इक्वल टू हो जाएगा के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा, के अब ओ डी के द्वारा ओ पर लगाया गया बल हो जाएगा Q कैपिटल Q बटे हो जाएगा, यहाँ से आर का वैल्यू हो जाएगा ए रूट 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो वैल्यू है ओ ए ओ बी ओ सी, ये इतना सब मतलब ओ से ए की दूरी, ओ से बी की दूरी, ओ से सी की दूरी, ओ से ए की दूरी हमें केंद्र पर निकालना है वैल्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे हम के Q कैपिटल Q बटे ये 2 आगे ऊपर चला जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं के Q कैपिटल Q बटे क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। यहाँ से हम इस पूरे बल को हमें अगर यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4 देखेंगे, तो समीकरण हो जाएगा 1 बराबर 2 बराबर 3 बराबर 4 बराबर हो जाएगा, यहाँ सभी बल आपस में बराबर है, तो अर्थात हो जाएगा एफ ओ ए बराबर एफ ओ बी बराबर एफ ओ सी बराबर एफ ओ डी बराबर हम मान लेते हैं एफ। सभी के जो परिमाण हैं वो क्या है, समान है। तो हम बिंदु ओ पर परिणामी बल निकालेंगे, बिंदु ओ पर परिणामी बल जो आ जाएगा एफ नेट ऑफ ओ बराबर हो जाएगा एफ
ओ ए प्लस एफ ओ बी प्लस एफ ओ सी प्लस एफ ओ डी। आप देखेंगे अब जो ओ बी बल है, ओ ए बल है, ओ बी और ओ डी का परिमाण आपस समान, लेकिन प्रकृति इसका मतलब दिशाएं चेंज है। अर्थात हम लिख सकते हैं एफ ओ बी जो होगा एफ ओ डी के विपरीत होगा। एफ ओ डी जो होगा एफ का मान, एफ ओ डी का मान अगर एफ है तो एफ ओ बी का मान माइनस एफ हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति अगर एफ ओ सी का मान एफ है तो एफ ओ ए का मान माइनस एफ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस एफ से ए प्लस एफ कैंसिल, माइनस एफ से ए प्लस एफ कैंसिल बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, यदि किसी भी मतलब कोई भी बंद आकृति दिया गया हो, चाहे बंद आकृति दिया गया हो, चाहे वर्ग हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे गोला का कोई गोला हो, बंद आकृति दिया गया है और उस पर आवेश सममित रूप से फैले हुए हैं, उस पर आवेश सममित रूप से फैले हुए हैं, तो उसके केंद्र पर रखे आवेश पर कार्य करने वाले परिणामी बल का मान कितना होगा, जीरो होगा। यदि कोई बंद आकृति है, उस पर आवेश सममित रूप से फैले हुए हैं, तो उसके केंद्र पर रखे आवेश पर कार्य करने वाले परिणामी बल का मान क्या हो जाएगा, जीरो होगा, जैसा कि आपको दिखाया गया है। आप यहीं से थोड़ा सा जब ऐसा भी समझ सकते हैं, आवेशों का परिमाण समान है और केंद्र से दूरियां समान है, तो उस पर कार्य करने वाले बल भी समान है। आपको इतना नहीं करना पड़ता, आप समझ जाते हैं वहाँ से। तो जिसको मैंने दिखाया है किस प्रकार से उसको करना है। उम्मीद है कि एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम इसी प्रकार के कई क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम आवेशों के परिमाण को भी चेंज कर देंगे तब भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस उसकी दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ए बी सी डी, यहाँ पर क्यू माइनस क्यू, यहाँ से क्यू हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, यहाँ पर क्या, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू। तो इस पर सममित रूप से आवेश फैले हुए हैं, तो इसके केंद्र ओ पर क्या रखेंगे, प्लस क्यू कूलाम का आवेश। तो इसके कारण जो बल कार्य करेगा इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये भी बल कार्य करेगा इसको अपनी तरफ खींचेगा, इस पर बल कार्य करेगा इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसके कारण इस पर बल कार्य करेगा अपनी तरफ खींचेगा। मतलब ये वाला बल, तो ये ओ है तो यहाँ पर कार्य करेगा एफ ओ सी, यहाँ पर कार्य करेगा एफ ओ ए, यहाँ पर कार्य करेगा एफ ओ डी, यहाँ पर कार्य करेगा एफ ओ बी। सभी बल के परिमाण आपस समान है, लेकिन जो प्रकृति है और जो दिशाएं हैं आपस विपरीत है। परिमाण समान, दिशा विपरीत, इसलिए इसके मध्य बिंदु पर कार्य करने वाले बल का मान जीरो है। क्यों? क्योंकि एक बंद आकृति है जिस पर आवेश सममित रूप से फैले हुए हैं, तो उस स्थिति में इसके केंद्र पर एक कैपिटल क्यू कूलाम का आवेश रखा गया है, उस पर कार्य करने जो नेट फोर्स का मान होता है वो जीरो होता है। जैसे हम एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं, एक बंद आकृति है ए बी सी, तो जैसे केंद्र ओ पर एक कैपिटल क्यू कूलाम का आवेश, इसके कारण इस पर कार्य करने वाला बल, इसके कारण कार्य करने वाला, इस पर कौन सा बल कार्य करेगा, एफ ओ ए, इस पर कौन सा बल कार्य करेगा, एफ ओ बी, इस पर कौन सा बल कार्य करेगा, एफ ओ सी। तो जो एफ नेट फोर्स हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, इस पर भी क्या हो जाएगा, एफ नेट फोर्स जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। एक और है, यहाँ से एक हम गोलाकार ले ली, इस पर जो आवेश है वो क्या है, सममित रूप से फैला हुआ है, आवेश सममित रूप से फैला हुआ है, तो इसके केंद्र पर एक कैपिटल क्यू कूलाम का आवेश रखेंगे तो उस पर कार्य करने नेट फोर्स का मान जीरो हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यदि कोई बंद आकृति दिया गया है, बंद आकृति दिया गया है, बंद आकार वाला कोई पृष्ठ दिया गया है, तो यदि आवेश उस पर सममित रूप से फैला हुआ है तो उसके केंद्र पर उपस्थित आवेश पर कार्य करने में परिणामी बल का मान जीरो होगा, जैसा कि आपको दिखाया गया है यहाँ पर, जैसा कि आपको दिखाए हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। एक कुछ आपको क्वेश्चन बताए गए हैं जो अध्यारोपण सिद्धांत पर बताया गया, जिसका हमने अध्यारोपण सिद्धांत को बताया, जिस पर आधारित क्वेश्चन बताया जो कि जेईई और नीट पूछे गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। अगर ये वीडियो नहीं समझ आ रहा, जो नए व्यूअर होंगे, सबसे पहले जो जितने वीडियो पीछे डाले गए उसको देखने के बाद इसको देखेंगे, उनको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और पहले इस वीडियो को देखने लगेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आप देखिए और जैसा वीडियो लगे उसको कमेंट के माध्यम से बताइए। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है उसको शेयर भी कीजिए, जिससे इस वीडियो का लाभ और भी विद्यार्थी पाएँ। धन्यवाद।